दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद पटना के पॉश इलाके, वीवीआईपी इलाके यानी एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक उनका रोड शो प्रस्तावित था। रोड शो हुआ भी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ भाजपा कार्यालय में बंद कमरे में उन लोगों के साथ बैठक की। लेकिन रोड शो के दरमियान भीड़ का उत्साह नहीं देखा। जो रोड शो 45 मिनट का बताया गया वो 36 मिनट 9 सेकंड में खत्म हो गया। धीरे धीरे प्रधानमंत्री की गाड़ी चल रही थी। न तो उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर किनारे से हाथ हिलाने की कोशिशें की और न ही वो गाड़ी के अंदर से किसी प्रकार का कोई बहुत उत्साही प्रतिक्रिया लोगों ने नहीं देखी कि वो दे रहे हो। और इन सबसे बड़ी खबर, संभवतः बिहार इकलौता एनडीए शासित राज्य है जहां रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दरमियान राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस रोड शो में नदारद थे। वरना 2 दिन पहले अभी गुजरात में ही रोड शो हुआ है और गुजरात के रोड शो में आपने देखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री, जी हाँ, अहमदाबाद शहर के रोड शो में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री के साथ थे। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में रोड शो कर रहे थे, तो उस रोड शो के दरमियान प्रधानमंत्री के बगल में नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद मौजूद थे। तब सबको याद होगा कि नीतीश कुमार के हाथ में वो मच्छर मारने वाले रैकेट की भांति एक रैकेट था और उस रैकेट पर कमल निशान बना हुआ था। लेकिन आज एयरपोर्ट पर भी बड़े बुझे बुझे से नीतीश कुमार दिखे और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना उचित नहीं समझा। लेकिन कल विक्रमगंज की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मंच साझा करेंगे। लेकिन ये साझा चुनाव के पहले ही टूट जाएगा या ये साझा विधानसभा चुनाव तक कम से कम चलेगा? इन सब को लेकर अब कयासबाजियों का दौर तेज है और दौर तेज होने का कारण यह भी है कि आखिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर, उनके अगले 5 साल के कार्यकाल पर, एनडीए के जीतने की सूरत में अगले 5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुहर क्यों नहीं लगा रहा है? और इन सब के बीच पटना में आज जो उत्साह विहीन रोड शो हुआ, आप कह सकते हैं सुपर फ्लॉप रोड शो, तो उस तरह के रोड शो के लिए क्या नरेंद्र मोदी तैयार थे? और क्या इस रोड शो में कई जगह तो नारे भी लगे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो क्या 25 से 30 फिर से नीतीश की परिस्थितियों के लिए नरेंद्र मोदी बुझे हुए मन से ही अब तैयार हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने अंदर में घुट्टी पिलाई है? खैर, क्या घुट्टी पिलाई है वो तो कल पता चलेगा, जब विक्रमगंज में प्रधानमंत्री भी अपनी जुबान खोलेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी जुबान खोलेंगे। लेकिन आज जुबान किसी ने नहीं खोली, सार्वजनिक मंच पर जुबान नहीं खोली, लेकिन भाव भंगिमा की भाषा को सबने पढ़ने की कोशिश की और भाव भंगिमा की भाषा को जिन चंद पत्रकारों ने पढ़ने की कोशिश की, उसमें वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की सियासत पर बड़ी पैनी नजर रखने वाले ऋषि मिश्रा भी शुमार थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे नमस्कार। पहले सीधा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर प्रधानमंत्री के इतना फीका रोड शो क्या आपने देखा था? याद रखिए, प्रधानमंत्री होने से ज्यादा बड़ी बात नरेंद्र मोदी होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की अहमियत तो नरेंद्र मोदी के पहले थी। नरेंद्र मोदी के बाद तो व्यक्ति की अहमियत बड़ी है, प्रधानमंत्री पद की अहमियत छोटी है। इस तरह का माहौल तो कम से कम हम लोग संविधान के विद्यार्थी नहीं जानते, नहीं बनाना चाहते, लेकिन भाजपा के लोग बनाते हैं। तो क्या वो कद कहीं दिखाई दिया है पटना की भीड़ या पटना के उत्साह में आपको? और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल कि क्या नीतीश कुमार मंच पर, सॉरी, प्रधानमंत्री के रोड शो में इसलिए नहीं थे क्योंकि बंद गाड़ी का रोड शो था? और यदि वो नीतीश नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठते तो नरेंद्र मोदी की गाड़ी में पीछे बैठना उन्हें गवारा नहीं होता? क्या कारण था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में पहली बार आगमन हुआ है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का, और इस प्रकार से जो रिस्पांस आपने देखा एयरपोर्ट से लेके बीजेपी मुख्यालय तक,
जो रोड शो का कार्यक्रम था जिसमें पब्लिक का जो एक तरह से रिस्पांस था वो निराशाजनक था। इन रेफरेंस नरेंद्र मोदी जब रोड शो करते हैं और तो बिहार में भी पहले वो कर चुके हैं। हिंदुस्तान के कई जगहों पे नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है। जो उत्साह पहले देखा जाता था वो उत्साह आज एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के बीच में जब प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ उसमें देखने को नहीं मिला। भीड़ थी लेकिन वो भीड़ और वो उत्साह नहीं था। और भीड़ मैं बता दूं, ये भीड़ इकट्ठा किया गया है वो भी संयुक्त प्रयास, मतलब जेडीयू बीजेपी एलजेपी के संयुक्त प्रयास के बावजूद भी पटना के सड़कों पे वो भीड़ का उत्साह, लोगों का उत्साह ना होना नरेंद्र मोदी के प्रति, वो भी खासकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना के बाद। आप भी जानते हैं कि इस प्रकार का रोड शो क्यों किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, किस चीज को कैश करना है। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि गुजरात में जब माननीय प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे तो उनके बगल में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल थे। यहाँ बिहार में, बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट है अभिषेक जी, यहाँ चुनाव है, कुछ महीनों के बाद चुनाव है और चुनावी राज्य में जो उस राज्य का चुनावी चेहरा होगा, जिनके लीडरशिप में आप चुनाव लड़ेंगे, उनका रोड शो से गायब होना कुछ न कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ न कुछ दर्शाता है। और इसके पीछे मैं दो तीन थ्योरी समझता हूं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार एक तरह से देखिए तो नरेंद्र मोदी से काफी सीनियर है। दूसरी तरफ आपने जो कहा वो मैं उससे सहमत हूं कि पीछे बैठना उनको अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भैया कम से कम पहले सीट शेयरिंग और फेस को लेकर क्लियर हो जाओ, उसके बाद ये रोड शो करना। जी। तो हालांकि जेडीयू के तमाम बड़े नेता लगे हुए थे, आपने देखा होगा फुटेज में, कई जेडीयू के मंत्री हैं, कई प्रवक्ता हैं जो आजकल बहुत टीवी पे देखते हैं। एक प्रवक्ता जो एमएलसी हैं वो तो गेरुआ वस्त्र में लोगों को इकट्ठा कर रखे थे, ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री का। आपने देखा कि कल जो रैली होगा उसके लिए जेडीयू के जो नंबर 2 के नेता है ललन सिंह हर जगह प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, मोदी जी का जो कल रैली होगा उसमें आइए। तब आपको एक चीज और बता दूं, तमाम सरकारी तंत्र को लगा दिया गया है, तमाम सरकारी तंत्र को लगा दिया गया है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। जी। फिर भी आज का रोड शो तो कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं अभिषेक जी, लेकिन आज का रोड शो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने भी वो रोड शो का वो फुटेज देखा होगा, बिल्कुल फीका रहा है नरेंद्र मोदी के पॉइंट रेफरेंस से। जी ऋषि जी, ये बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये गठबंधन ऐसा कैसे चलेगा जहां दोनों गठबंधन दलों के बीच मुख्यमंत्री पद और विधानसभा में लड़ी जाने वाली सीटों को लेकर खींचतान इस कदर है कि एक दूसरे पर अविश्वास का माहौल जरूरत से ज्यादा हावी हो चला है। और यही कारण है कि सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हो पा रहा है। चिराग मॉडल की संभावना अलग जताई जा रही है और इन सब के बीच नीतीश कुमार के लिए दरवाजे तो दोनों ही तरफ हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है बिहार की जहां एक तरफ भाजपा के घुसने की आशंका जितनी नीतीश कुमार को है उससे कहीं ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल को दिखाई दे रही होगी। क्या लगता है आज ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बताइए सीधा। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आपको बताऊं, आज का जो दिन है, खासकर जो अब बीजेपी मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में जो मीटिंग प्रधानमंत्री लेने जा रहे हैं अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, उसमें क्या डिस्कशन होता है मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। और कुछ दिनों पहले आपने दिल्ली में देखा जिस प्रकार से नीतीश कुमार एग्रेसिव थे, वो एक 15-20 सेकंड का जो चंक है, वीडियो है, आपने भी देखा होगा, जिसका जहां नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार खड़े हैं, सम्राट चौधरी खड़े हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हैं। और उस फुटेज में आपने देखा कि नीतीश कुमार का जो हाव भाव था, प्रधानमंत्री तो किंग कर्तव्य विमुख सा लग रहे थे, और जिस प्रकार से एग्रेसिव अप्रोच नीतीश कुमार का था, भाव भंगिमा था,
वो कहीं नहीं कहीं एक 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 मतलब रिफ्लेक्शन है कि सब कुछ सामान्य नहीं है जेडीयू बीजेपी में अब तक। मैं फिर भी कह रहा हूं जी। कि जो भी कॉल होगा, जो भी डिसीजन होगा, नरेंद्र मोदी करेंगे, ना जेपी नड्डा करेंगे, ना अमित शाह करेंगे, ना राज्य के प्रभारी करेंगे। जो भी नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर डिसीजन होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और ऋषि मैं जी, समझता हूं कि कुछ घंटे जो है एनडीए गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब आपको निर्णय लेना होगा। अब नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। जहां तक अविश्वास की बात है तो यह अविश्वास तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ही डेवलप हो गया था। किस प्रकार से बीजेपी के शाह पे ऑपरेशन चिराग को एग्जीक्यूट किया गया था। चिराग ऋषि जी, पासवान ने अब थोड़ा जेडीयू के सा तमाम राजनीति से इतर बात हम कर ले, फिर आएंगे राजनीतिक मुद्दों पर। हालात ये है, अभी मैं बिहार में हूँ, मोतिहारी में हूँ, अभी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, और आप भी शायद बिहार में ही हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी फिलहाल आप बिहार आ चुके हैं। लेकिन मैं मैं अपनी स्थिति बताऊं, मैं अपने घर से वीडियो शूट कर रहा हूं, आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। किस विकास की बात करते हैं, वोल्टेज की स्थिति, डेली की स्थिति ये है, इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दें, अभी हमारे यहाँ एसी नहीं चल रहा है वोल्टेज के कारण। और वोल्टेज इतना खराब है कि किसी तरह हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पंखा भी ढंग से नहीं चल रहा है, पसीनों के बीच बैठे हुए हैं। 10 सालों में क्या दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है बिहार में। जैसा बिहार 10 साल पहले था वही बिहार आज 10 साल बाद है। फिर नरेंद्र मोदी देखिए अब कौन सा विकास करेंगे, विक्रमगंज में जाके कौन सी भाषा बोलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता आएगी जाएगी, जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार आ जाए, सम्राट चौधरी आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, राजेश राम आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, या वो जो जन सुराजी है रणनीतिकार महोदय प्रशांत किशोर वो आ जाए, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है वो भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है जब बिहार के लोगों को मजदूर बन के कहीं गुजरात ही जाना है, कहीं केरल ही जाना है, महाराष्ट्र ही जाना है, लुधियाना ही जाना है। तो इस मजदूर सप्लायर, और चाहे वो मजदूर अकुशल मजदूर हो, चाहे वो मजदूर बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या गुड़गांव जाने वाला सॉफ्टवेयर मजदूर हो, कहीं जा करके दे, 2-3 देखिए बीएचके के लिए 10 कट्ठा बेचने वाला मजदूर हो, क्या फर्क पड़ता है जब उसे बाहर ही जाना है। तो क्या नरेंद्र मोदी अरे बिहार की जनता को अरे मूर्ख बनाने के लिए आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो? अब देखिए हम ये कहने वाले नहीं होते हैं कि बिहार की जनता को मूर्ख प्रधानमंत्री बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ये जनता को डिसाइड करना है। लेकिन थोड़ा सा नहीं नहीं, हम तुलनात्मक खुद जनता है ऋषि जी, थोड़ा सा हम पत्रकार होने थोड़ा के सा साथ हम खुद भी जनता है, और मुझे लग रहा है कि मैं मूर्ख बना रहे हैं। मैं तुलनात्मक बता रहा हूँ। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री गुजरात थे। गुजरात को जो सौगात मिला है उसके तुलना में बिहार को जो ये प्रधानमंत्री जो घोषणा करने वाले हैं, अब दोनों को तुलना कर लीजिए ना। वहां शायद 3,000 समथिंग करोड़ दिए हैं, यहाँ 800 कुछ करोड़ दिए हैं। जी। तो आप समझ लीजिए आपको आपको क्या मिल रहा है, गुजरात को क्या मिल रहा है। तो ये तो बिहार के जो आम आवाम है वो तो बहुत प्रतिभावान है, टैलेंटेड है, राजनीति को समझते हैं। यदि आप डाटा देखिए गुजरात को विगत 11 से 25 के बीच में क्या मिला है, 11 से 25, 2011 से 2025 के सॉरी हाँ 2014 से 2025 में गुजरात को क्या मिला है, और 2014 से 2025 में बिहार को क्या मिला है। आप तुलनात्मक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी आपको मूर्ख बना रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी आपसे प्यार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो मोतिहारी जाते हैं तो कहते हैं कि मोतीपुर का जो चीनी मिल है वो मोतिहारी का जो चीनी मिल है उसका बना हुआ चीनी से वो चाय पियेंगे, और आज तक चाय नहीं पी पाए। हमारे मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का सपना दिखा के हर चुनाव में जाते हैं। हर चुनाव में पताही में रैली करते हैं और एयरपोर्ट का सपना दिखा के जाते हैं। तो बिहार के लोगों को सिर्फ सपना भी दिखाएंगे कि सपना को एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे, सपना को धरातल पे उतार के भी दिखाएंगे। और आपने कहा जो वोल्टेज कम आ रहा है, लाइट की समस्या है बिहार में। बिहार में किस विभाग में समस्या नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, फिर मैं आप अगला सवाल लीजिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर के जो दुष्कर्म हुआ है उसी की बात आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उस पर भी आऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार का मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। मुसहरी
अंचल में सीईओ मतलब अंचल में सीईओ बॉस होता है, और सीईओ के जो दलाल हैं उनके 5 करोड़ के मकान हैं, जिसका कुछ दिन पहले देहांत हो गया है। अपराधियों ने मतलब अपराधियों ने उनके साथ मतलब आप समझ रहे हैं, जी मोहम्मद जावेद नाम का एक दलाल, मुसहरी अंचल का दलाल, जिसका मकान 5 करोड़ का है भैया। आप समझ जाइए, एक अंचल का दलाल, उसका मकान, सिर्फ मकान के बता रहे हैं 5 से 6 करोड़ का, कितना पैसा कमाता होगा। तो हर विभाग में भ्रष्टाचार है, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो। मनीष कश्यप का मंतव्य कुछ भी रहा हो, लेकिन हॉस्पिटल में किसी बच्ची को ही तो दिखलवाने गया था जी। उस बच्ची को बेड नहीं मिल रहा था, इसलिए ना वो वहां गया था जी ऋषि जी, तो ये जरा आज के मुद्दे पर वापस आते हैं। मैं खत्म कर रहा हूं 2 सेकेंड। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो। अब शिक्षा विभाग में देखिए, एक बीओ की कमाई आपको 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ है। 22-23 लाख के गाड़ी से चलता है, एन सीरीज का स्कॉर्पियो चलता है। 40,000 50,000 पर डे का प्रैक्टिस है। और देखिए बेचारे कोई मंत्री, जैसे बहुत से अच्छे मंत्री भी हैं, जैसे शिक्षा मंत्री बिहार के अच्छे हैं, वो बेचारे जांच भेजते हैं। मान लीजिए कोई सीतामढ़ी का मामला है, जांच करने के लिए वहां के पदाधिकारी क्यों दिए, पदाधिकारी ही मैनेज हो जाता है। तो क्या कीजिएगा, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। ये नीतीश कुमार को नहीं मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को नहीं मालूम है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम तो ये है। अब क्या बताएं, हमारे ब्लॉक में रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। किसी की जमीन किसी को रजिस्ट्री करा दे रहा है, दलालों का अड्डा बन गया है। और पूरे बिहार में इसी को आपके अंचल के, सुनिए, आप मोतिहारी में भी हैं, आपके अंचल के जो जमीनों का जो दलाल होगा ना, उसका मकान देखिएगा, करोड़ों में नहीं होगा। तो फिर आप मुझे कहिएगा कि ऋषि जी आप गलत बोलते हैं, आपका फीडबैक गलत रहता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने तो बजाबते नाम लिया है कि मुजफ्फरपुर में अभी 1 हफ्ता पहले एक घटना हो गई है। मोहम्मद जावेद जो मुसहरी ब्लॉक अंचल के दलाल था, उसका मकान 5 करोड़ से ऊपर का है। जी खैर, अब चलिए, सुशासन बाबू का राज है तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हम लोग पढ़ते थे कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, जहां शेयर बाजार का काम होता है, लेकिन बिहार में दलाल स्ट्रीट नहीं है। यहाँ तो महादलालों का पूरा खेप है। हर जगह जिस दफ्तर में जाइए वहां दलाल है। लेकिन बिहार में जो राजनीतिक गठबंधन है वो कहीं ना कहीं दलालों से मुक्त है। ये दोनों गठबंधन के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन में इतनी सूचिता है कि किसको कब धोखा देना है, किसके साथ कब अलायंस कर लेना है। वहां फुल कोऑपरेशन है, धोखा भी देना है तो बड़े प्यार से, साथ भी होना है तो बड़े प्यार से, अलग भी होना है तो इस तरह अलग होना है कि वापस मुड़ करके देखने पर कभी शर्मिंदगी ना हो। ऋषि जी, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर हम वापस लौटते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो चलता रहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से सत्ता में बैठने वाले लोगों को विशेष फर्क पड़ता नहीं है। विकास के मुद्दे को राजनेता समझते हैं कि जनता को विकास से शायद मतलब ही क्या है। हो सकता है उनकी सोच हो, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में है उसमें आप क्या देख रहे हैं? कल विक्रमगंज की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अगले 5 साल के 25 से 30 फिर से नीतीश, ये ऐलान नरेंद्र मोदी करेंगे आपको लगता है? और यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ऑफिशियली घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कुछ संकेतों में बताना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। बिहार में जो चुनाव जो है, कुछ महीने बचे हुए हैं, और उसमें आपको एक तो सीटों को लेकर आपको निर्णय लेना होगा। दूसरी बात अभिषेक जी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और यदि एनडीए सत्तासीन फिर से होती है तो गठबंधन का लीडरशिप, यानी विधानमंडल का लीडर कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, ये निर्णय लेना होगा। क्योंकि देखिए, बिना नीतीश कुमार के मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी भी इस बात को समझती है कि चुनावी नैया पार करना मुश्किल है। 2015 में बीजेपी प्रयोग करके देख चुकी है। हालांकि कुछ महीने पहले तक बीजेपी इस स्टैंड पे थी कि चुनाव के बाद अपने ही किसी कार्यकर्ता या विधायक जी, हम आपको रोकना चाहेंगे।
ऋषि जी, इस पर हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, सच्चाई यही है कि न तो 2015 वाले नीतीश कुमार अब है, न तो 2015 वाले लालू यादव अब है, न तो 2015 वाले नरेंद्र मोदी अब है। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि तीनों का ग्राफ गिरा हुआ है। और न ही बिल्कुल तेजस्वी यादव 2020 वाले हैं, उनका भी ग्राफ ऊपर नहीं चढ़ रहा है, वो भी ग्राफ गिरा हुआ है, सच्चाई को मानना हो तो। बिल्कुल आज की बिल्कुल। परिस्थिति में जब जनता के बीच सबका ग्राफ गिरा हुआ है, तो क्या लगता है, कंप्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी करेगी या कंप्रोमाइज जनता दल यूनाइटेड करेगी? देखिए, मैंने आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार जरूरी नहीं, मजबूरी है भाजपा के। यदि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में यदि एनडीए चुनाव हार जाती है, तो इसका सबसे अधिक नुकसान आगामी विधानसभा चुनावों में और अगले चुनाव लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उठाना होगा, यानी नरेंद्र मोदी को उठाना होगा। नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पे सवाल उठेंगे। सिर्फ बिहार में ही इसका नुकसान नहीं, पूरे पैन इंडिया इसका एक नैरेटिव बनेगा, जिसका फायदा कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। तो ये रिस्क नरेंद्र मोदी या बीजेपी के रणनीतिकार नहीं लेना चाहेंगे। आप देख रहे हैं रोड शो, तमाम कार्यक्रम, ये माहौल बनाने का ही एक उसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा है। आप देख रहे हैं कि जब जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी बिहार को फोकस कर रहे हैं, तो तमाम हथकंडों के बावजूद भी नीतीश कुमार के, देखिए पिछड़ों का वोट चाहिए आपके पास, ओबीसी का वोट चाहिए, गैर यादव ओबीसी का वोट चाहिए, ईबीसी का वोट चाहिए, दलित महादलितों का वोट चाहिए। तो नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे का दरकार होगा नरेंद्र मोदी को। मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ही वो आदमी है, वो चेहरा है जो कॉल करेंगे नीतीश कुमार को लेकर, डिसीजन लेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर क्या करना है। और आज का जो कुछ घंटा जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद के रैली से से पहले विक्रमगंज से पहले का जो समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिषेक जी, विक्रमगंज के रैली में क्या मोदी बोलते हैं, इस पे हम सबका नजर है। और एक बात करके मैं खत्म करूंगा अभिषेक जी, विक्रमगंज क्यों? पिछले चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव में इसी वो शाहबाद वाला जो एरिया है जहां बीजेपी एनडीए को नुकसान हुआ था। 2020 में भी आप देखें तो सीटें हार गई थी, सभी 7 2020 में भी देखें विधानसभा चुनाव में, तो वह बिहार का ये क्षेत्र है जहां से एनडीए का सफाया हो गया था। तो विक्रमगंज और इस एरिया में नरेंद्र मोदी का फोकस करना यह बताता है कि बहुत ही बीजेपी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एंगल है, उसको भी आपको दर्शकों को बताना होगा। प्रशांत किशोर किसका नुकसान पहुंचाते हैं? प्रशांत किशोर जहां जिस सामाजिक आधार को साधते हुए कैंडिडेट देंगे, उस गठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जहां एनडीए के समीकरण को देखते हुए वो उम्मीदवार देंगे तो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। जहां महागठबंधन के समीकरण के अकॉर्डिंग उम्मीदवार होगा, यदि उस समाज से या उस कास्ट से उम्मीदवार होता है तो उसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर भी एक एंगल है, उसको कैसे दोनों गठबंधन टैकल करते हैं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जी ऋषि जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी प्रधानमंत्री के बैक टू बैक 3 दौरों का हम जिक्र करते हैं। भागलपुर आए तो नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया, जिसके बाद अचानक बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव हो गए और लगातार 4 बार मीडिया बाइट देते हुए उन्होंने कहा 4 अलग अलग दिनों में कि नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित किया जाए। अब तक नहीं हुआ। झंझारपुर गए तो वहां नीतीश कुमार ने नया गेम खेल दिया। ललन सिंह जैसे मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कह दिया मंच से कि यही लोग न थे जो हमको लेके गए थे भाजपा के उस राजद के साथ। मतलब जो आज भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी जेडीयू नेता हैं, उन पर तंज कस दिया। कल तंज कसने की बारी स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री आए हैं तो जिस तरह से जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और महिलाओं के बारे में विधानसभा में उनके मुंह से आपत्तिजनक भाषा निकली थी, उसको उन्होंने किसी दूसरे राज्य में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ले लिया। इसी तरह से 2015 मुझे याद आता है कि बिहार सरकार के एक मंत्री अवधेश कुशवाहा कैमरे के सामने एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ले लिया था। अब तेज प्रताप प्रकरण चल रहा है तो स्वाभाविक है कि एक तरफ वो सिंदूर का जिक्र करेंगे और कहीं ना कहीं तेज प्रताप प्रकरण को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण की एक्सपेक्टेड लाइनें आप जानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है
कि प्रधानमंत्री आमतौर पर हम पत्रकारों को किसी पर निजी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, चाहे वो तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी हो या किसी की भी निजी जिंदगी हो, आपकी निजी जिंदगी हो, हमारी निजी जिंदगी हो, नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी हो, अमित शाह की निजी जिंदगी हो, राहुल गांधी की निजी जिंदगी हो, नहीं करनी चाहिए। ये गलत चीज है। लेकिन कल इतना तय है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें तो वो तंज भरी भाषा में कह सकते हैं। नीतीश कुमार कल जो बोलेंगे उस पर प्रधानमंत्री से ज्यादा नजर लोगों की है कि वो क्या बोलते हैं। क्या लगता है कल जो बातें देखिए विक्रमगंज से देखिए निकलेगी वो दूर तलक जाएगी? देखिए अब मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है, तो मैं शॉर्ट में आपको ये कहूं, आज भी नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया है वक्फ बोर्ड वाले मामले में, आपने देखा कि उस व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया, जो वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड बिल में एनडीए के स्टैंड के विरुद्ध स्टैंड ले रहे थे, पार्टी के स्टैंड, जो जेडीयू का स्टैंड था उसके विरुद्ध ले रहे थे। तो नीतीश कुमार अपने अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार का पहला शर्त है कि आगामी 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री वही होंगे। दूसरी बड़ी शर्त है कि बीजेपी की तुलना में वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या इन दोनों शर्तों को बीजेपी मानती है? क्या प्रधानमंत्री विक्रमगंज के रैली में इस बात को संकेत में रखते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे? तमाम चीजें हैं जिसपे हम पत्रकारों को बिहार वासियों को भी नजर है, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है कि कल के रैली में प्रधानमंत्री क्या नैरेटिव सेट करते हैं, नीतीश कुमार को लेकर क्या बोलते हैं। तेज प्रताप नो डाउट एक बड़ा इशू है, एक इंटरेस्टिंग इशू है, उसको लेकर हालांकि मुझे लगता है कि तेज प्रताप बीजेपी के लिए तो एक मतलब मुझे एक पॉजिटिव कार्ड ही कहिए, डिवीजन के रूप में यदि उसका उपयोग करते हैं तो। हालांकि निजी मामला है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री पूर्व में निजी मामलों में बोल चुके हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तमाम ऐसी चीजें, तो निजी ही मामला हुआ। तो ये प्रधानमंत्री कब क्या बोल जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार को लेकर कल प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? जी अभिषेक जी। जी, एक संक्षेप में छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। कल के मुझे बाद दूसरे बिहार चैनल की पे भी जाना सियासत है किस अभिषेक। दिशा में, कल के बाद बिहार की सियासत किस दिशा में जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए, एक लाइन में कहूं, कल के बाद एनडीए एकजुट होता है या एनडीए में बिखराव होता है, ये प्रधानमंत्री के भाषण पे डिपेंड करता है। टू मेक और ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने सब कुछ हमारे दर्शकों को बता दिया और बिहार की सियासत में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल भी मैंने बताया था कि 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। 24 घंटा आज बीत चुका और इस 24 घंटे में जो ट्रेलर आपको दिखा है, कल उसकी पूरी फिल्म देखने को मिल सकती है। ट्रेलर यही दिखा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के रोड शो से दूरी बना ली है और प्रधानमंत्री के रोड शो को पटना शहर की जनता का समर्थन कम से कम सड़कों पर उत्साह के रूप में मिलता हुआ नजर नहीं आया है। अहमदाबाद के रोड शो की तुलना करें और पटना के रोड शो की तुलना करें तो पटना के रोड शो को देखने के बाद तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं, अभी मैं अपने शहर में देख रहा था कि एक छोटी जगह पर कहीं ना कहीं जो जो तमाशे दिखाने वाले लोग होते हैं वहां भी ठीक ठाक लोग जुट जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ होनी चाहिए थी। जी हाँ, जो भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं दिखा है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव द ग्रेट इंडियन तमाशा ही बन चुका है। तो उस तमाशे के बीच में नेतृत्व को लेकर, कुर्सी को लेकर, सिद्धांत उसूल सारी बातें खत्म। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में क्या भाजपा, क्या राजद, क्या दूसरी पार्टियां, क्या जेडीयू, सबकी बात आप करें तो सत्ता नाम केवलम की जो राजनीति है उसमें पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, राजद भी चाहती है और जेडीयू तो खैर चाहती ही है। ये छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, देश के सबसे बड़े राजभवन में 100-125 एकड़ से ज्यादा बड़ा राजभवन है। शायद ही चेन्नई को छोड़कर इतना बड़ा राजभवन देश के किसी राज्य में है। पटना के उस इतने विशाल राजभवन में प्रधानमंत्री रुकेंगे। आरिफ साहब, जी हाँ, आरिफ साहब बिहार के गवर्नर हैं और निश्चित तौर पर आरिफ मोहम्मद खान, जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान और नरेंद्र मोदी एक राजभवन में रहेंगे। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग भारत की छवि को धूमिल करते हैं और जिस तरह की बातें कुछ लोग करते हैं कि बलवाइयों की पहचान कपड़ों से होती है, कम से कम उन सब लोगों को
करारा सबक मिलेगा। अब किनको करारा सबक मिलेगा आप देख सकते हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान और नरेंद्र मोदी एक ही राजभवन में रुकेंगे। इसकी जो अब तक उपलब्ध अंतिम सूचना है, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं, वेन्यू बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन आज की स्थिति यही है कि बिहार के राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान और नरेंद्र मोदी एक ही साथ रुकेंगे। और निश्चित तौर पर शोले फिल्म में इमाम साहब और ठाकुर साहब को देखने के बाद ये नजारा नए रूप में दिखाई देगा आपको। चलिए नए नजारे को देखिए और इंतजार कीजिए बिहार किधर जा रहा है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।